नमस्कार साथियों, जीके एजुकेशन मंत्रा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम करेंगे सीईटी स्पेशल की जो 7वीं क्लास है, जिसके अंदर हरियाणा जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्लस में जो पॉलिटी है। तो ये पॉलिटी की हमारी हरियाणा जीके के साथ तीसरी क्लास है, जिसमें जो हमने संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखी थी कि संविधान का जो निर्माण की जो पृष्ठभूमि थी वो उसका मूल क्या था। तो इसके अंदर हमने देखा था कि 1600 के अंदर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका गठन हुआ, और वो 1599 में उसका गठन हुआ, और 1600 में वो उसे जो भारत में व्यापार करने के लिए अधिकार मिल गए थे। तो 1600 में उसको अधिकार मिल गए थे, वो दिए थे ब्रिटेन की जो महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम ने जो इसको अधिकार दिए थे। उसके बाद ये 1608 के अंदर भारत में आई व्यापार करने के लिए, 1608 में ये व्यापार करने के लिए भारत आई थी। उसके बाद हम देखते हैं कि इस कंपनी ने धीरे धीरे जो अपना व्यापार के साथ साथ जो है जो स्थानीय इलाके थे उन क्षेत्रों के ऊपर कब्जा करके वहाँ के जो दीवानी अधिकार थे प्राप्त कर लिए थे। तो 1700 सबसे पहले इसने 1765 में उड़ीसा, बंगाल और बिहार के जो दीवानी अधिकार थे वो प्राप्त कर लिए थे, जिसके अंदर कि वो कर इकट्ठा करके अपने पास रखती थी। उसके बाद 1857 में भारत जो प्रथम क्रांति हुई थी स्वतंत्रता संग्राम की। उसके बाद जो 1857 के बाद जो ब्रिटिश ताज इसने जो शासन है भारत का वो अपने पास कर लिया, कंपनी को जो है शासन से वंचित करके अपने अधिकार में ले लिया। तो 1858 में जो ब्रिटिश ताज का शासन आ गया, जो कि हमारा 1947 तक जो है डायरेक्ट क्राउन की सत्ता भारत के ऊपर रही थी। तो हमने इसके अंदर जो सबसे पहले देखा था कि कंपनी का शासन जो कि हमारा 1773 से 1858 तक रहा था। इससे पहले तो एक व्यापारिक कंपनी थी। 1765 में इसने जो इलाहाबाद की संधि हुई थी उसके तहत जो इसने बंगाल, बिहार, उड़ीसा के जो दीवानी अधिकार प्राप्त किए थे। तो जो कंपनी का शासन था इसके अंदर हमने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद जो अमेंडिंग एक्ट था 1781 का संशोधन अधिनियम, उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, जो कि ब्रिटेन के तत्कालिक प्रधानमंत्री पिट द यंगर थे, उन्होंने इसको पारित किया था। तो ये जो उसके बाद एक्ट आए थे, जैसे 1793 का जो चार्टर एक्ट था, उसके बाद जो चार्टर एक्ट की सीरीज़ थी, हर 20 साल के बाद जो है इसका एक कानून आता था जो कि कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करता था। जो ब्रिटिश सरकार थी इसने कंपनी को नियंत्रित करने के लिए ये जो कानून है ये पारित किए थे। उसके बाद 1793, 1813, 1833 और 1853। तो 1853 का जो चार्टर एक्ट था वो जो 1773 से लेकर 1853 की जो श्रृंखला थी चार्टर एक्ट की, ये उसका अंतिम चार्टर एक्ट था। उसके बाद ताज का शासन शुरू होता है, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद जो है ब्रिटिश ताज था उसने जो भारत की सत्ता थी अपने अधिकार में ले ली थी। उसके बाद जो 1858 से 1947 तक ताज का शासन रहा था। तो आज हम ताज का शासन इस क्लास की शुरुआत करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले और जो अधिनियम आया था 1858 का, वो था भारत सरकार अधिनियम। जो 1853 के अंदर जो चार्टर एक्ट आया था उसके अंदर ये कहा गया था कि इससे पहले के जो जितने भी कानून बने थे 1853 से पहले, वो एक और 1800 के बाद 1853 के बाद जो कानून बने उन्हें एक्ट कहा गया, और उससे पहले के जितने भी कानून बने थे, तो जो 1833 का चार्टर एक्ट था, 1833 का चार्टर एक्ट था ये, जिसके अंदर ये कहा गया कि जो इसके बाद के जितने भी कानून बनेंगे वो एक्ट रहेंगे, यानी कि अधिनियम, और इससे पहले के जितने भी कानून बने हैं वो रेगुलेशन होंगे। रेगुलेशन यानी कि नियामक कानून थे, वो एक्ट नहीं थे, अधिनियम नहीं थे। उसके बाद सबसे पहले आया जो ताज का शासन देखते हैं इसमें 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम। हम जो पॉलिटी की क्लास है आज यहाँ से शुरू करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमने हरियाणा जीके के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हरियाणा इतिहास के, वो भी इसके क्लास के साथ में करेंगे, और 1 लाइनर क्वेश्चन है वो मैं आपको अलग से इसी क्लास में करवाऊंगा। तो आप वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और इसके अलावा जो हमने एक और क्लास चला रखी है जिसमें इंडिया की ज्योग्राफी, और जो है ज्योग्राफी के साथ ही जो इंडिया जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो ज़रूर देखना। तो 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम था ये 1857 के विद्रोह के बाद आया था। जो पहला जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम था, जिसे कि सिपाही विद्रोह भी कहा जाता था, तो उसके बाद में ये आया था। तो ये एक्ट था, ये भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहा गया था इस एक्ट को, कि ये जो है भारत का अधिनियम है, ये अच्छा करेगा, भारत का जो शासन है, भारत की जो प्रशासन व्यवस्था है उसको बेहतरीन ढंग से संचालित करेगा। उसके बाद हम देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको जो है इस एक्ट ने समाप्त कर दिया, उसका अधिकार था वो भारत से वो समाप्त कर दिया
इसको जो आप जो है जो प्रशासनिक कार्य थे और राजनीतिक कार्य थे उनसे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसको वंचित कर दिया। और इस एक्ट के तहत जो कंपनी के अधीन के जो क्षेत्र थे और राजस्व संबंधी शक्तियाँ थी वो सारी की सारी ब्रिटिश राजशाही ने अपने अधीन कर ली थी। तो इसके जो अधिनियम की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं थी वो आपको बताता हूँ कि इस अधिनियम के तहत जो पहले सबसे पहली बात तो ये थी कि जो भारत का शासन था, भारत का शासन ये सीधा महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया। ये महारानी विक्टोरिया के हाथ में चला गया। तो इसके तहत भारत का शासन महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। उसके बाद जो गवर्नर जनरल था उसका पद नाम बदल दिया। गवर्नर जनरल का जो पद होता था उसका नाम बदलकर वाइसराय कर दिया इन्होंने। भारत का गवर्नर जनरल अब भारत का वाइसराय हो गया। तो पहला जो वाइसराय कौन बना था वो बना था कैनिंग। ये कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल वह पहला वाइसराय, ये हो गया कैनिंग। अब इसी अधिनियम के तहत जो 1858 का भारत शासन अधिनियम था, भारत सरकार अधिनियम था, तो इसके अंदर जो उससे पहले जो इन्होंने एक द्वैत शासन चलाया था कंपनी में, जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया था, उसके अंदर कंपनी में द्वैत शासन चला था। तो एक द्वैत शासन बंगाल में चला था, वो 1765 से चला था, और एक जो कंपनी का द्वैत शासन था वो 1784 के पिट्स इंडिया से आया था, जिसके अंदर की जो कंपनी के जो कार्य थे उनको दो भागों में विभाजित किया था, राजनीतिक और वाणिज्यिक। तो इसके लिए जो दो बोर्डों की स्थापना की थी, एक तो पहले से ही था बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि कंपनी के जो राजनीतिक मामले थे उसके प्रबंधन के लिए, और जो प्रशासनिक मामले थे उनके प्रबंधन के लिए, और राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसे नियंत्रण बोर्ड कहते हैं, तो ये था। और एक दूसरा बोर्ड था, वो था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, जो कि पहले से था, और उसके बाद में जो कंपनी के राजनीतिक मामलों के लिए जो नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की थी, तो एक था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये जो है ये कंपनी के जो वाणिज्यिक व्यापारिक मामले थे उसके ऊपर नियंत्रण कर रहा था। तो ये जो कंपनी का द्वैत शासन था, कंपनी का द्वैत शासन जो कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत आया था, तो इसे जो है 1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत जो कंपनी का द्वैत शासन था इसे समाप्त कर दिया गया। कंपनी का जो द्वैत शासन था इसकी समाप्ति की गई। तो कंपनी के जो द्वैत शासन था इसकी समाप्ति की गई, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था इन दोनों को समाप्त कर दिया गया। तो अब जो इन्हें तो समाप्त कर दिया, लेकिन जो है कंपनी जो ब्रिटिश सरकार थी उसको भारत के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए किसी की आवश्यकता थी। तो इसी के कारण जो है इन दोनों की जगह पे इन्होंने एक भारत सचिव का पद बनाया, भारत सचिव पद की स्थापना की, जो कि भारत के ऊपर संपूर्ण भारत का जो प्रशासन था उसके ऊपर नियंत्रण रख रहा था। और ये जो सचिव होता था भारत सचिव, ये ब्रिटिश कैबिनेट की जो संसद थी उसका सदस्य होता था, ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य, जो कि भारत के अंदर जो प्रशासनिक मामले थे उसके ऊपर नियंत्रण कर रहा था। और इसको जो इसकी जवाबदेही भी जो ब्रिटिश संसद थी उसी को थी, तो इसलिए ये इसको चुना गया था। और जो भारत का सचिव बनाया गया इसकी जो सहायता के लिए, ये अकेला तो सारे काम नहीं कर सकता, तो एक 15 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई जिसे सलाहकार परिषद कहा गया, जिसे सलाहकार परिषद। इसमें कितने सदस्य थे? 15 सदस्य थे। और इसका जो मुखिया कौन होता था वो था भारत सचिव। और भारत सचिव कौन था? तो भारत सचिव किसे बनाया गया? ये ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था जिसकी जवाबदेही ब्रिटिश संसद को थी। तो इस कानून के तहत भारत सचिव की परिषद का गठन किया गया, और जो कि इंग्लैंड केंद्र से जो है भारतीय या इंग्लैंड केंद्र से जो सचिव था ये परिषद थी, इसको भारत में मुकदमा करने का अधिकार था। अगर कंपनी या कोई व्यापारिक मामलों में या राजनीतिक मामलों में कोई गड़बड़ चल रही है तो इसे मुकदमा करने का अधिकार था। इसके साथ ही अगर ये जो परिषद थी इसके सदस्यों में अगर कोई गड़बड़ी कर रहा है तो उनके ऊपर भी मुकदमा दायर किया जा सकता था। तो ये था हमारा 1858 का भारत शासन अधिनियम, जिसके कि भारत का संविधान निर्माण में एक भारत में संवैधानिक ढांचा है उसकी एक मूल वजह रहा है। तो क्या था 1858 का भारत शासन अधिनियम? इसके अंदर जो भारत का शासन है ये महारानी विक्टोरिया को सौंपा गया, कंपनी का शासन खत्म किया गया। जो भारत का गवर्नर जनरल था उसका वाइसराय बनाया गया, जो कि पहला कैनिंग था। 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसके तहत कंपनी में द्वैत शासन की शुरुआत हुई थी, जिसके अंदर नियंत्रण बोर्ड और जो दूसरा था निदेशक मंडल यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, इनकी समाप्ति जो है 1858 के भारत शासन अधिनियम से की गई। उसके बाद कंपनी का द्वैत शासन समाप्त किया गया और भारत सचिव के पद का जो है निर्माण किया गया। और भारत सचिव का पद था, इसकी सहायता के लिए जो है 15 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई जिसे सलाहकार परिषद कहा गया। और भारत सचिव ये ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था जिसकी जवाबदेही ब्रिटिश संसद थी।
तो ये हमारा 1858 का भारत शासन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, जिसमें कि इसका मुख्य उद्देश्य तो ये था कि भारत की जो प्रशासनिक कार्यप्रणाली थी इसके अंदर सुधार करना, और ब्रिटिश के अंदर जो इंग्लैंड के अंदर जो सरकार बैठी है उसका सरकार है उसका भारत सरकार का को नियंत्रित करना। जो इंग्लैंड की सरकार है, ब्रिटिश सरकार है, उसका सीधा भारत के ऊपर जो शासन है, कंपनी का शासन तो खत्म हो गया था, लेकिन जो इन्होंने भारत सचिव का पद बिठाया और जो भारत के ब्रिटिश भारत था कंपनी के कब्जे वाला क्षेत्र उसके ऊपर नियंत्रण करना। लेकिन ये जो 1858 का भारत सरकार अधिनियम आया इसका कुछ ज़्यादा असर नहीं हुआ। भारत सरकार जो अधिनियम आया था इसका कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं हुआ। जो इससे पहले जो शासन चल रहा था 1858 से पहले, ठीक उसी प्रकार ये कंटिन्यू जारी रहा। उसके बाद देखते हैं 1861 का भारत परिषद अधिनियम। 1861 का भारत परिषद अधिनियम, मैंने अभी आपको बताया था कि जो 1858 का भारत सरकार अधिनियम था उसका जो भारत के ऊपर कोई विशेष प्रभाव नहीं हुआ। इसी कारण कुछ समय बाद जो है 1861 के अंदर एक और अधिनियम आया, भारत परिषद अधिनियम। तो भारत परिषद अधिनियम, इसकी क्या विशेषताएं रही थी? तो इन्होंने देखा कि 1857 की क्रांति के बाद जो है भारत के अंदर जो अंग्रेज थे उनका शासन करना काफ़ी दुर्लभ हो गया था। उसके बाद जो इन्होंने 1858 में एक्ट पारित किया था उसका कोई विशेष असर नहीं हुआ। तो इन्होंने तब महसूस किया कि भारत के अंदर शासन करने के लिए, भारत में शासन करने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है। तो अब इनको जो है ये बात समझ में आ गई कि अगर हमने भारत के ऊपर शासन करना है तो इन लोगों का सहयोग लेना आवश्यक ज़रूरी है। तो इसी सहयोग नीति के कारण इन्होंने अब कौन सी नीति अपना ली? सहयोग नीति। तो सहयोग नीति के चलते इन्होंने जो ब्रिटिश संसद थी उसने उसके अंदर 3 अधिनियम पारित किए गए। एक तो 1861 में, एक 1892 में और तीसरा 1909 में। तो ये थे भारत परिषद अधिनियम। 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम और 1909 का भारत परिषद अधिनियम। तो 1861 का भारत परिषद अधिनियम, तो अंग्रेजों को समझ आ गई थी ये बात कि भारत के ऊपर शासन करने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है। तो 1861 का भारत परिषद अधिनियम, तो इसकी क्या विशेषताएं रही थी? तो इसकी विशेषता ये थी कि भारत परिषद अधिनियम के तहत जो भारतीय प्रतिनिधि थे, कानून बनाने की प्रक्रिया थी उसके अंदर जो भारत के प्रतिनिधि थे उनको शामिल किया जाने लगा। तो पॉइंट नोट कर लीजिए आप, कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। जो भारत के अंदर जो कानून बनाने की प्रक्रिया थी उसके अंदर जो भारतीय प्रतिनिधि थे उनको शामिल कर लिया गया। इस प्रकार जो हम देखते हैं कि कुछ एक भारतीयों को जो इनकी परिषद थी उसके अंदर शामिल कर लिया गया, जिनको गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित किया जाता था। तो ये सरकारी प्रतिनिधि के तौर पर इन्हें नहीं अंदर किया जाता, ये गैर सरकारी प्रतिनिधियों के तौर पर इन्हें शामिल कर लिया गया था। और इनकी नियुक्ति है ये जो वाइसराय था वो करता था। इनकी नियुक्ति कौन करता था? वाइसराय। तो 1862 के अंदर जो कैनिंग था इसने जो 3 प्रतिनिधियों को जो है इसने अपनी जो परिषद थी उसके अंदर शामिल किया गया था। तो वो 3 कौन थे? एक तो बनारस के राजा थे, बनारस के राजा, एक थे पटियाला के महाराजा, एक कौन थे? पटियाला के महाराजा, और तीसरे थे सर दिनकर राव, सर दिनकर राव। तो हम ये क्वेश्चन पढ़ते हैं जीके के अंदर कि ब्रिटिश जो काउंसिल की परिषद थी उसके अंदर शामिल होने वाले पहले भारतीय तो सर दिनकर राव हम पढ़ते भी हैं। तो 1862 में कैनिंग ने इन तीनों को जो है शामिल किया भी था। उसके बाद जो इस जो 1861 का भारत परिषद अधिनियम था इसके तहत जो मद्रास और बम्बई की जो प्रेसिडेंसियाँ थी उनको जो है पहले जो हमने देखा था पिट्स इंडिया एक्ट आया था उससे पहले के जो रेगुलेशन एक्ट्स थे, जो भी रेगुलेटिंग एक्ट थे, अमेंडिंग एक्ट थे और जो चार्टर एक्ट आए थे उनके अंदर जो केंद्रीयकरण की नींव रख के और केंद्रीयकरण के ऊपर बल दिया गया था, केंद्रीयकरण पर बल दिया गया था। परंतु 1861 के भारत परिषद अधिनियम में विकेंद्रीयकरण होना शुरू हो गया। यानी कि सबसे पहले जो उनको जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था या उसको जो है अन्य जो गवर्नर थे, अन्य प्रेसिडेंसियों के जो गवर्नर थे बम्बई मद्रास, तो उनके अधिकार छीन के जो गवर्नर जनरल को दिए गए थे अब वो पुनः शक्तियाँ उन गवर्नरों को लौटाई जाने लगी। तो आप ये पॉइंट नोट कीजिए। इस अधिनियम ने मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों की विधायी शक्तियाँ लौटाकर विकेंद्रीयकरण की प्रक्रिया शुरू की।
विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की। तो 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम आया, इसके अंदर बम्बई मद्रास की प्रेसिडेंसियाँ थी, तो इनके गवर्नरों को जो विधायी शक्तियाँ थी वो लौटाकर जो विकेंद्रीकरण है ये शुरू कर दिया। तो इस अधिनियम ने रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जिसके अंदर केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति रखी गई थी, उसके विपरीत इसने काम किया। ठीक इसी प्रकार हमने देखा था कि 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था, इसके अंदर केंद्रीयकरण की जो रफ्तार थी वो काफ़ी बढ़ गई थी, क्योंकि 1833 के चार्टर एक्ट के में जो है इन सभी प्रेसिडेंसियों के सारे अधिकार चीन के गवर्नर जनरल को दे दिए थे। तो अब 1861 के अंदर ठीक उसके विपरीत हुआ, जिसके कारण कि 1937 तक इस विकास की नीति का संपूर्ण जो प्रांत थे उनके अंदर जो स्वायत्ता थी वो हासिल होगी इनको विकास की नीति की। उसके बाद जो इसकी एक और विशेषता थी, किसने बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब के अंदर विधान परिषदों का गठन कर दिया गया। इसने बंगाल में विधान परिषद का गठन किया, बंगाल में इसने किया 1862 में। और उसके बाद जो है इसने उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत थे, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांतों में इसने जो है विधायी परिषद का जो इसने विधान परिषद था इसका गठन किया था 1866 में। उसके बाद पंजाब में इसने विधान परिषद का गठन किया था 1897 में। तो ये इसी एक्ट के तहत हुए थे, जो 1861 का भारत परिषद अधिनियम था, इसके तहत जो है 1862, 66 और 97 में बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब के अंदर विधान परिषदों का गठन हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि जो वाइसराय था, इसकी परिषद के अंदर जो कार्यप्रणाली की जो शक्तियाँ थी वो बढ़ने लगी। तो इसके तहत, इस अधिनियम के तहत जो वाइसराय के पास शक्तियाँ थी उसको जो है नियम और कानून बनाने के लिए जी इसको शक्तियाँ और बढ़ा दी इसकी, जिसके कारण जो कैनिंग ने 1859 में पोर्टफोलियो की प्रणाली को मान्यता दी थी, तो वो इसी के कारण हुई थी। तो 1859 के अंदर जो कैनिंग है, इसने एक पोर्टफोलियो प्रणाली शुरू की थी। तो 1861 का जब भारत परिषद अधिनियम आया, तो ये जो इसने 1859 में शुरू की थी, तो बाद में जो है इसको मान्यता मिल गई थी। और एक इसके अंदर मुख्य प्रावधान है इस 1861 के भारत सरकार अधिनियम का, जो कि हम आज के समय में हम देखते हैं। आज के समय में हम देखते हैं कि राष्ट्रपति है, जब आपातकाल लगा होता है तो राष्ट्रपति अपना अध्यादेश जारी करता है। तो वो उस समय ये जो 1861 का भारत परिषद अधिनियम था, इसके अंदर ये मेंशन किया गया था कि जो वाइसराय है वो आपातकाल के समय में बिना काउंसिल की स्तुति के, जो काउंसिल थी जो उसको सलाह देने के लिए जो काउंसिल बनाई गई थी 15 सदस्यों की सलाहकार परिषद जो बनाई गई थी, उसकी सलाह किए बगैर ही वो एक अध्यादेश जारी कर सकता है। तो जो सलाहकार परिषद थी उसका इसकी जो है इससे विचार विमर्श किए बिना ही अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ये हमारा 1861 का भारत परिषद अधिनियम था। अब हम देखेंगे 1892 का भारत परिषद अधिनियम। 1892 का भारत परिषद अधिनियम इसके अंदर जो विशेषताएं रही थी, तो इसके माध्यम से सबसे पहले तो जो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद थी, उसके अंदर जो गैर सरकारी सदस्य थे उनकी संख्या बढ़ाई गई। तो गैर सरकारी सदस्य कौन थे? जो 1861 के अंदर भारत परिषद अधिनियम आया था, जिसके तहत इन्होंने जो कानून बनाने की प्रक्रिया थी उसके अंदर भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की जो शुरू की थी। तो इसके तहत 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत उनकी संख्या को बढ़ाया गया, लेकिन जो सरकारी सदस्य थे, जो अंग्रेज थे इसके अंदर, जो ब्रिटिश थे, उनकी जो सदस्यता थी वो ज़्यादा थी। तो जो गैर सरकारी थे इनकी संख्या तो बढ़ाई गई, लेकिन अभी तक ये उतने नहीं थे उसके अंदर शामिल हुए जितने कि वो अंग्रेज या ब्रिटिश इसके अंदर शामिल थे। तो हम देखते हैं कि इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, हालांकि जो बहुमत था वो सरकारी सदस्यों का ही रहता था। उसके बाद देखते हैं विधान परिषद के जो कार्य थे उनके अंदर वृद्धि कर दी गई, और उन्हें जो बजट में बहस करने और जो कार्यपालिका थी उसके अंदर प्रश्नों का उत्तर देने के लिए जो है अधिकार दिया गया। जो विधान परिषद होती थी उनको बजट में बहस और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए जो इनको अधिकार दे दिया गया। उसके बाद जो केंद्रीय विधान परिषद और जो बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स थी, इसमें जो गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वाइसराय की शक्तियों का प्रावधान दिया गया। तो इस प्रकार से ये भारत परिषद अधिनियम था, ये इन्होंने लागू किया, जिसके अंदर
केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभा दोनों में सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक सीमित रूप से इन्होंने चुनाव का प्रावधान कर दिया गया। हालांकि चुनाव शब्द है कि इस शब्द का कहीं प्रयोग नहीं किया गया, इसके स्थान पर जो है निश्चित निकायों की सिफारिश पर की जाने वाली नामांकन प्रक्रिया, तो इसके अंदर इस शब्द का यूज किया गया था। उसके बाद आया था 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जिसे हम मार्लियामेंटो एक्ट के नाम से जानते हैं। 1909 भारत परिषद अधिनियम। तो ये जो है इसे हम कल की वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए ये हमने जो पॉलिटी में जो ताज का शासन है, इसके जो इतना टॉपिक करवाया है, इसको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। 1858 में जो है जो ताज का शासन था वो लागू हो गया। तो 1858 के अंदर भारत सरकार अधिनियम आया। तो इस अधिनियम की क्या विशेषता थी? जो भारत का शासन था ये कंपनी से छीनकर जो है ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया। गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वाइसराय कर दिया गया। पहला वाइसराय कैनिंग था। और जो 1784 का बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, इन्हें खत्म कर दिया गया। कंपनी के द्वैध शासन की समाप्ति कर दी गई और इसके स्थान पर भारत का सचिव पद का निर्माण किया गया, जिसके अंदर एक परिषद का गठन किया गया जिसमें 15 सदस्य थे, जो कि भारत सचिव की सहायता के लिए थे, तो जिसे सलाहकार परिषद कहा गया। उसके बाद 1861 का भारत परिषद अधिनियम आया, जिसमें कि उन्होंने ये महसूस किया था कि भारत में से शासन करने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है। और इसके अंदर सबसे पहले इन्होंने किया कि भारत में जो कानून बनाने की प्रक्रिया है उसके अंदर भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया, जिसके अंदर कि 1862 में कैनिंग ने शामिल किए थे। बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव, 3 सदस्यों को शामिल किया था। और इसके अलावा विकेंद्रीयकरण की प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी, जो कि हमने देखा था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जो है केंद्रीयकरण की नींव रखी गई थी, जो कि 1833 में अपने चरम सीमा पर था केंद्रीयकरण। तो वो 1861 में आते आते जो है विकेंद्रीयकरण उसका शुरू हो गया, जिसमें कि मुंबई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसियाँ थी, वहाँ के गवर्नर थे, उनको उनकी शक्तियाँ वापस लौटाई गई। और जो बंगाल के अंदर 1862 में विधान परिषद का गठन किया गया। उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत के अंदर 1866 में विधान परिषद का गठन किया गया। पंजाब में 1897 में विधान परिषद का गठन किया गया। और उसके बाद जो हम देखते हैं जो वाइसराय था उसकी शक्तियों को भी बढ़ा दिया गया था, जिसमें कि 1859 में पोर्टफोलियो की प्रणाली कैनिंग ने शुरू की थी, जिसे 1861 में मान्यता मिल गई थी। और जो 1861 का भारत परिषद अधिनियम था, इसके अंदर एक और जो विशेषता इसकी रही थी, जिसमें आपातकाल के समय जो वाइसराय है वो अपना अध्यादेश जारी कर सकता है। सलाहकार समिति की जो सलाहकार परिषद थी, इससे विचार विमर्श किए बिना, जो कि जिसकी अवधि 6 माह रहेगी, जैसे अध्यादेश की अवधि 6 माह होती थी। उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1892 आया, जिसके अंदर कि जो गैर सरकारी सदस्य थे, जो भारतीय सदस्य थे, उनकी संख्या को बढ़ाया गया, लेकिन ये संख्या जो सरकारी सदस्य थे उनसे कम थी। और जो बजट के अंदर जो इनकी बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भी इन्हें जो है अधिकार दिए गए। इसके अलावा केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वाइसराय को जो है शक्तियों का प्रावधान दिया गया, वाइसराय को इसकी शक्तियाँ दी गई। इसके अलावा जो प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर को जिला परिषद, नगरपालिका को जो है नगरपालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों पर गैर सरकारी सदस्यों की जो नियुक्ति करने की शक्ति ये वाइसराय को दी गई। यानी कि जो विधान परिषदों में जो गवर्नर है, जिला परिषद, न्यायपालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जो है गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है। तो और इसके अंदर जो इनकी नियुक्ति के लिए एक चुनाव का प्रावधान किया गया। हालांकि इसके अंदर चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, इसके अंदर जो है निश्चित निकायों की सिफारिश पर की जाने वाली नामांकन प्रक्रिया, इस शब्द का इस्तेमाल किया गया था। तो उसके बाद आया था 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्लियामेंटो सुधार एक्ट कहते हैं, मार्लियामेंटो। तो ये हम कल के लेक्चर में करेंगे। अब हम जो है जो हरियाणा के जीके के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको हरियाणा की जो इतिहास से रिलेटेड जो वन लाइनर टॉपिक है वो मैं आपको डायरेक्ट करवाता हूँ। तो हरियाणा के अंदर जो सबसे पहले हम देखते हैं कि पवित्र नदी जो कि सरस्वती नदी को माना जाता था, जिसके किनारे अनेक जो पवित्र धार्मिक ग्रंथ थे उनका लेखन कार्य हुआ था। तो हरियाणा का जो प्राचीन नाम है ब्रह्मावर्त, ब्रह्म की उत्तर वेदिका, श्री और इसका एक नाम और था बहुधान्यक। तो इन अनेक नामों से हरियाणा को जाना जाता था।
तो उसके बाद हम देखते हैं कि हरियाणा की नदियों का विवरण, हरियाणा की नदियों का वर्णन। नदियों का वर्णन किस प्राचीन ग्रंथ में है? नदियों का वर्णन किस प्राचीन ग्रंथ में है? तो ये है वामन पुराण में। तो वामन पुराण में जो है हरियाणा की नदियों का वर्णन मिलता है। एक है बौद्ध साहित्य। तो बौद्ध साहित्य कौन सा है जिसके अंदर हरियाणा की जानकारी है? तो एक बौद्ध साहित्य है माझी मणिक्य, माझी मणिक्य, ये मध्यम निकाय और दिव्यावधान, दिव्यावधान। तो इसके अंदर ये दो बौद्ध ग्रंथ है जिसके अंदर हरियाणा का वर्णन मिलता है, तो हरियाणा की जानकारी मिलती है बौद्ध ग्रंथ। और जो दिव्यावधान है इसके अंदर विशेषकर रोहतक और अग्रोहा, रोहतक एंड अग्रोहा, इनकी जानकारी हमें मिलती है। उसके बाद जो हिंद यूनानी सिक्के, हिंद यूनानी सिक्के, तो हिंद यूनानी सिक्के में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इंडो ग्रीक सिक्के कहते हैं जिसे, इंडो ग्रीक सिक्के, इंडो ग्रीक सिक्के। तो ये हमें खोखरा कोट रोहतक से मिले हैं, खोखरा कोट रोहतक, रोहतक के खोखरा कोट से हमें इंडो ग्रीक सिक्के मिले हैं। और समुद्रगुप्त के सिक्के, समुद्रगुप्त के सिक्के में मित्ताथल भिवानी से मिले हैं। मित्ताथल, मित्ताथल कहाँ है? ये मित्ताथल है भिवानी में। हर्ष के सिक्के, हर्षकालीन सिक्के, ये हमें मिले हैं सोनीपत से। उसके बाद जो जैन मूर्तियाँ हैं, जैन मूर्तियाँ, ये हमें मिली है हांसी से, हांसी और रानियाँ, इन दो स्थलों से हमें जैन मूर्तियाँ मिली है। और यक्ष यक्षिणी की मूर्तियाँ, यक्ष यक्षिणी की मूर्तियाँ, ये हमें पलवल और अस्थलभोर से मिली है। इसका पलवल ही है, पलवल से हमें जैन मूर्तियाँ मिली है, पलवल से। जैन मूर्तियाँ कहाँ से मिली हमें? पलवल से। और यक्ष मूर्तियाँ, यक्ष यक्षिणी की मूर्तियाँ हमें पलवल से। उसके बाद मिट्टी की मोहरें, मिट्टी की मोहरें, मिट्टी की मोहरें हमें मिलती हैं दौलतपुर से, दौलतपुर। बलराम की मूर्ति में, तो बलराम जी की हमें मूर्ति कहाँ से मिली है? ये मिली है स्थलभोर रोहतक, स्थलभोर, स्थलभोर कहाँ है? रोहतक में है। उसके बाद हरियाणा के अंदर एक खोपड़ी मिली है लगभग 1.5 करोड़ वर्ष पुरानी, 1.5 करोड़ वर्ष पुरानी खोपड़ी, जिससे ये अनुमान लगाया जाता है, क्योंकि 1.5 करोड़ वर्ष पुरानी है, तो जो मनुष्य, जो मानव है, मानव की खोपड़ी मिली है, तो जिससे ये अनुमान लगाया जाता है कि इतने समय पहले भी जो मानव का विकास था, कि मानव जो है रहता था। तो ये खोपड़ी हमें मिली है पिंजौर से, पिंजौर जो कि पंचकुला में है। और इसके जो नेतृत्व, किसके नेतृत्व में इसकी खुदाई हुई थी? तो डॉक्टर पिलग्रिम, पिलग्रिम। उसके बाद हम देखते हैं सिसवाड़ संस्कृति से संबंधित स्थल कौन सा है? तो सिसवाड़ संस्कृति कहाँ पे फैली है? ये हिसार जिले में है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो एक और स्थल है बनावली, तो ये किस जिले में है? बनावली, तो ये वर्तमान में फतेहाबाद में है। तो राजा दुष्यंत किस जो वंश से संबंधित थे? राजा दुष्यंत, ये थे पुरुवंश से। उसके बाद जो राजा दुष्यंत था, इनके पुत्र का क्या नाम था? इनका पुत्र का नाम था भरत। तो अब हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं। खानवा युद्ध के बाद जो बाबर ने अपनी उदारता के लिए कौन सी उपाधि धारण की थी? ये कलंदर की उपाधि बाबर ने खानवा के युद्ध के बाद जो है धारण की थी। 1540 ईस्वी में अफगानी योद्धा शेरशाह ने किस मुगल शासक को हराकर दिल्ली पर अफगान शासन स्थापित कर लिया गया? तो ये 1540 में हुमायूं को हराकर जो शेरशाह ने दिल्ली पर अपना शासन स्थापित किया था। मुगल शासक बनने के बाद हुमायूं ने हिसार व सरहिंद पर का अधिकार कामरान को दे दिया। वह मेवात का क्षेत्र इंदाल को दिया था इसने। कौन सा राजा हेमू के नाम से प्रसिद्ध था? तो ये था सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसे हेमू कहते हैं। हाँ, हेमू के नाम से प्रसिद्ध था, तो ये सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य है, जो कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक। हरियाणा क्षेत्र में निम्न में से किस शासक ने चारों सरकारों दिल्ली, मेवात व सरहिंद में रहने दिया? तो ये शेरशाह ने हरियाणा को इन
चारों सरकारों में रहने के लिए दिया था। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसने जीती? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई हेमचंद्र विक्रमादित्य ने जीती थी। हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर के बीच में ये युद्ध हुआ था, जिसमें अकबर ने इस युद्ध को जीता था, जो कि 1556 में हुआ था। 1556 में अकबर और हेमचंद्र के मध्य पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? तो ये 1556 में। सम्राट मुगल सम्राट अकबर का जन्म तो ये अक्टूबर 1542 में। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक तो ये हेमचंद्र विक्रमादित्य है। मुगल सम्राट अकबर के समय रेवाड़ी का शासक कौन था? तो ये हेमू था। अकबर के समय हरियाणा में कितनी सरकारें थी? तो 5 सरकारें थी। मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा लागू की गई? तो ये अकबर ने जो है मनसबदारी प्रथा लागू की थी। दीन इलाही व परमेश्वर धर्म की स्थापना किसने की? तो ये अकबर ने की थी। और दीन इलाही स्वीकार करने वाला सबसे पहला हिंदू वो था बीरबल। शाहजहां के किस पुत्र को हरियाणा प्रदेश से विशेष लगाव था? तो ये था दारा सिकों। किस वर्ष अकबर का पुत्र जहांगीर मुगल साम्राज्य का शासक बना? तो ये 1605 ईस्वी में जहांगीर है ये शासक बना। ये जो है 1605 में। हरियाणा के किस क्षेत्र से शाहजहां को विशेष लगाव था और उसके धर्मगुरु का निवास था? तो वो था थानेसर। और थानेसर के अंदर जो शेख चिली का मकबरा भी है, शेख चिली का मकबरा। शेख चिली कौन थे? तो ये दारा सिकों और शाहजहां के गुरु थे। शाहजहां ने एक नई इकाई चकला चलाई और शाहजहां ने हिसार के चकले का हाकिम किसे नियुक्त किया? तो ये किया था कृपाराम को। हरियाणा में सांवलिया मेव के नेतृत्व में मेवों की सेना औरंगजेब की सेना से किस प्रकार युद्ध या आक्रमण करती थी? तो जो मेवात के लोग थे, मेवात के जो लोग थे, वो औरंगजेब से वो गुरीला युद्ध करते थे, वो छिप छिप कर वार करते थे। औरंगजेब दिल्ली का सम्राट कब बना? तो ये 1658 ईस्वी में। औरंगजेब के शासनकाल में जाटों को संगठित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये वीर गोकुला को। मुगल शासनकाल में हरियाणा के किस क्षेत्र में जाटों का उदय हुआ? तो ये दक्षिणी पूर्वी हिस्से में। नारनौल के फौजदार खां व सतनामी सैनिकों के मध्य युद्ध कब हुआ? तो ये 1672 में। जाटों का प्लेटो किसे कहते हैं? तो ये सूरजमल को कहा जाता है। करनाल और इंद्री के मध्य युद्ध कब हुआ? तो 26 अक्टूबर 1710 को। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंदा बैरागी ने हरियाणा के किस क्षेत्र में मुगलों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए अपना मुख्यालय बनाया था? तो ये बनाया था सोनीपत में। अहीर रियासत को के किस शासक ने मोहम्मद शाह व शमशेर बहादुर की उपाधि प्रदान की? तो अहीर रियासत के बाल किशन जो था इस शासक को जो है मोहम्मद शाह ने शमशेर बहादुर की उपाधि दी थी। अहीर रियासत की स्थापना नंदराम अहीर ने किस मुगल शासनकाल में की थी? इसमें कौन सा मुगल शासनकाल था? तो औरंगजेब का शासनकाल था। करनाल का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? तो करनाल का युद्ध है ये नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में हुआ था। करनाल का युद्ध कौन सी ईस्वी में हुआ था? तो ये 1739 में। बल्लभगढ़ रियासत के अंतर्गत बल्लभगढ़ किले का निर्माण ये राजा नाहर सिंह ने करवाया, राजा बल्लभ सिंह ने करवाया था। बल्लभगढ़ के किले का निर्माण तो ये राजा बल्लभ सिंह ने करवाया था। शाहजहां का मयूर सिंहासन किसने लूटा था? तो ये नादिर शाह ने। मराठों ने किस वर्ष तक संपूर्ण हरियाणा पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था? तो ये 1756 से 1757 तक। किस मुगल शासक ने मराठों को कुरुक्षेत्र उपहार स्वरूप दिया था? तो ये दिया था आलमगीर ने। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो ये 1761 में, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। 1 फरवरी 1757 को किस क्षेत्र पर अहमद शाह अब्दाली ने जो है आक्रमण किया था? तो ये फरीदाबाद। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस स्थान पर हुई थी? तो कालाम। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। सिखों ने किस वर्ष सरहिंद के गवर्नर को पराजित कर अंबाला, कुरुक्षेत्र, जींद व करनाल पर अधिकार कर लिया था? तो 1764 में। तो 1894 के दौरान दिल्ली और हरियाणा पर किसका शासन था? तो ये माधजी सिंधिया का शासन था। नजफ खान ने हरियाणा के किस क्षेत्र पर अपना अधिकार है स्थापित किया? तो रेवाड़ी, नारनौल और सिरसा। माधजी सिंधिया ने अपने विजित प्रदेश के शासन को चलाने के लिए कितने जिलों में विभाजित किया? तो 4 जिलों में।
सिंधिया ने किस मुगल शासक के प्रस्ताव को स्वीकार करके अपना अधिकार कर लिया था? ये क्या था? शाह आलम। शाह आलम का प्रस्ताव स्वीकार करके। जॉर्ज थॉमस ने सिख दुर्ग को अपनी राजधानी कब बनाया था? तो ये 1797 में। जॉर्ज थॉमस ने 1794 में हरियाणा के किस क्षेत्र को लूटा था? तो बहादुरगढ़ व झज्जर को। थॉमस द्वारा गठित राज्य में कुल कितने परगने थे? तो 14 परगने थे। थॉमस ने राज्य के किस क्षेत्र में अपनी टकसाल स्थापित की जिसे सिक्का साहिब और सिक्का साहिब चलवाया? तो हांसी। जॉर्ज थॉमस ने 1801 में किसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया? तो जनरल बोगेन के सामने। थॉमस और सिखों के मध्य नारनौल का युद्ध कब हुआ? तो ये मार्च 1799 में। तो ये हमारे आज के क्वेश्चन थे। हमने तो पॉलिटिक किया है, तो आपको इसको एक बार रिवाइज कर लेना। जो पहले की वीडियो उनको देख लेना, और जो पहले की जो 2 वीडियो पॉलिटी से रिलेटेड और हरियाणा जी से रिलेटेड लगभग 6 वीडियो हो चुकी है, तो उसका लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप ज़रूर देखना। इसके अलावा जो है सिटी स्पेशल के लिए जो इंडिया ज्योग्राफी और इंडिया जीके के जो क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, आज उसकी दूसरी क्लास होगी, आप वो क्लास जरूर देखना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।